प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर दौरे का ये दूसरा दिन है। गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बांस फीडस्टॉक का उपयोग कर दुनिया के पहले द्वितीय पीढ़ी के जैव एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना मकसद, जो कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, और ये भारत में ऊर्जा परिवर्तन की क्रांति का नया अध्याय लिखेगा और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल विकास को भी गति मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के गोलाघाट स्थित इस संयंत्र को लोकार्पित कर ऊर्जा परिवर्तन का नया अध्याय, बायो एथेनॉल संयंत्र का ये उद्घाटन जो है, ये कैसे हरित ऊर्जा को आगे बढ़ावा देगा और स्वच्छ ऊर्जा के इस लक्ष्य को उद्देशित करता हुआ ये दौरा। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित द्वितीय पीढ़ी का बायो एथेनॉल संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। सालाना 5 लाख टन बांस को संसाधित कर करीबन 50,000 टन एथेनॉल का उत्पादन ये करेगा। और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस संयंत्र के निर्माण से करीबन 5,000 से ज़्यादा नौकरियों का भी सृजन होगा और परोक्ष रूप से करीबन 50,000 से अधिक परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। तो दूसरी पीढ़ी का बायो एथेनॉल संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। 50,000 टन एथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता, 5 लाख टन बांस की होगी ज़रूरत और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से। और यहाँ पर प्रधानमंत्री समझते हुए कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है ये किया जाएगा, केमिकल रिकवरी कैसे होगी, यानी कि किस तरह से इस संयंत्र से काम लिया जाएगा, इस साइंटिफिक प्रोसेस को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये जो पूरा संयंत्र है उसका एक छोटा मॉडल वो भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री। तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ कैसे इस रिफाइनरी से कई परिवार जो हैं उनको लाभ तो होगा ही, साथ ही नौकरियों का भी सृजन होगा। तो भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल प्लांट देश को समर्पित किया गया है और इस जैव एथेनॉल परियोजना से सालाना करीबन 49,000 टन से ज़्यादा एथेनॉल जो है वो निकलता है और बायो एथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने के लिहाज से भी ये एक बड़ी पहल माना जा रहा है। तो बांस से एथेनॉल का उत्पादन करने वाला भारत का ये पहला संयंत्र, जो हम साफ तौर पर मानते हैं कि अगली पीढ़ी के संयंत्र के तौर पर कैसे चावल, गन्ना आदि जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके कच्चे माल का उपयोग करने वाला ये एथेनॉल संयंत्र अपने आप में पूरे विश्व में अपने आप में पहला, और इसकी सालाना क्षमता में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने की उम्मीद की जा रही है। गोलाघाट में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिहाज से सालाना अगर हम देखें तो 1 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान लगाया गया है इसकी वजह से, और जिससे स्वच्छ विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। और जैसे कि प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने की, और उसमें अगर हम तकनीक के लिहाज से माँ प्रकृति के कोई के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, तो उस लिहाज से आप देखिए कि कैसे तकनीक के लिहाज से ये जो संयंत्र है ये अपने आप में कार्बन उत्सर्जन में तो कमी लाएगा ही लाएगा, वहीं कई परिवारों को लाभ होने के साथ साथ जो युवा हैं उन्हें नौकरियां भी प्रदान करेगा। तो उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उप उत्पादों का भी उत्पादन होगा यहाँ पर। साथ ही साथ दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र 50,000 टन एथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षमता,
और दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है ये। और इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो टेक्निकली और साइंटिफिकली कितना उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बनाने की पूरी कोशिश की गई है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। दूसरी पीढ़ी का बायो इथेनॉल संयंत्र, और यही कोशिश रहती है सरकार की कि तमाम जो नवोन्मेष है, रिसर्च है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाएं जो माँ प्रकृति को भी कुछ दे और साथ ही साथ कुछ ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करें ताकि इसका सीधा बेनिफिट जो है वो एनवायरनमेंट की तरफ पहुँचे। और कुछ ऐसा ही इस संयंत्र के ज़रिए हो पाएगा। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत को पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल प्लांट जो है वो मिला है, क्योंकि भारत के ऊर्जा भविष्य में एथेनॉल की जो भूमिका है आप उसे नकार नहीं सकते। और ये भूमिका खास तौर पर जब हम हरित ऊर्जा के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं उस लिहाज से बेहद अहम हो जाती है। वर्ल्ड फर्स्ट सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट यूटिलाइजिंग बैम्बू एज द मेन प्रोडक्ट। तो आप समझिए कि कैसे बैम्बू को इस्तेमाल करके आप इस रिफाइनरी के ज़रिए स्वच्छ ऊर्जा का भी संदेश दे रहे हैं, और ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। जब हम इथेनॉल की बात करते हैं तो हरित ऊर्जा को आगे बढ़ाने में इथेनॉल का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें बैम्बू को फीड स्टॉक के तौर पर यूज़ किया गया है और कृषि अवशेषों का उपयोग करने के लिए द्वितीय पीढ़ी के इथेनॉल की तकनीकों के विकास को और ज़्यादा आवश्यक बनाया जा रहा है। यानी कि अलग अलग वो स्रोत वैकल्पिक ऊर्जा के, जिसमें हम रूरल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे अगर एक संयंत्र लगता है तो आप देखिए कि आजीविका के विभिन्न साधन भी मौजूद होते हैं वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए। तो पलायन की समस्या से भी निपटारा, आप माँ प्रकृति को भी कुछ दे पा रहे हैं, और सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि तकनीक के विकास से आप द्वितीय पीढ़ी के उस एथेनॉल से स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा की तरफ भी आगे बढ़ते हुए। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस जो समझने की कोशिश प्रधानमंत्री भी यहाँ कर रहे थे कि कैसे जब जो क्रॉप है, यानी कि इसमें फीडस्टॉक लिया गया बैम्बू का क्रॉप, उसका फर्मेंटेशन, फिर प्यूरिफिकेशन और फिर उसके बाद एथेनॉल, फिर कैसे इसकी ब्लेंडिंग की गई है, इस पूरे प्रोसेस को समझाया गया और इसीलिए ये संयंत्र लगाया गया। और भारत की ऊर्जा परिवर्तन में इस एथेनॉल की बड़ी भूमिका है, क्योंकि तेल आयात के उस खर्चे को कम करना और इस निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने में एथेनॉल बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और इससे आप कार्बन उत्सर्जन में तो कमी देखेंगे ही, साथ ही साथ इसके उपयोग से कब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है तो साफ तौर पर हम जलवायु परिवर्तन के उस बड़ी चुनौती से निपटने में भी ये इस तरह के संयंत्र कारगर साबित होंगे। तो संयंत्र से जो जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम होगी। तो एक वैकल्पिक स्रोत हमने क्रिएट किया, और इस इनॉग्रेशन से हम बायो इथेनॉल प्लांट की जब बात करते हैं तो परिवहन क्षेत्र के लिहाज से भी एक बड़ा युगांतकारी बदलाव, और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हुए किसानों की आजीविका को समर्थन देने के लिहाज से भी ये एक बड़ा इनॉग्रेशन है। स्वच्छ ऊर्जा का नाम तो हम यहाँ पर ले ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जैव ईंधन कैसे आने वाले समय में पूरा का पूरा, जब हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में चेंज की बात करते हैं, देखिए इसमें लिखा भी है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, जिसमें हम वैकल्पिक स्रोतों की बात करते हैं, क्योंकि ये तमाम वो स्रोत हैं जो ज़्यादा यूज़ होने के लिहाज से ख़त्म होने की कगार पर है। ऐसे में अलग अलग विकल्पों पर भी बात करना ज़रूरी है, और ये सेकेंड जनरेशन ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव रिफॉर्म्स है
जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है। और जब हम चक्रीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं आर्थिक लिहाज से, ऐसे में इस तरह का संयंत्र किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति को धार देने का मादा रखता है। आप देखिए इस रिफाइनरी से जहां जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन के साथ कई ऐसे परिवार हैं जिनका जीवन निर्वहन होगा और साथ ही साथ असम की अगर बात की जाए तो वैश्विक पटल पर अपने आप में एक अलग ही स्थान रखेगा, क्योंकि ये पहला संयंत्र है अपने आप में अनूठा, अनोखा। और इस लिहाज से एथेनॉल के प्रति जो तमाम तकनीक है, जिस तकनीक के लिहाज से एथेनॉल का इस्तेमाल कर और जिसमें हमने यहाँ पर बैम्बू एज फीडस्टॉक लिया है, आप समझिए कि इस संयंत्र के उद्घाटन से कहीं ना कहीं हम जब कार्बन उत्सर्जन की कमी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव और इस ट्रांजिशन को भी हम एक बहुत पॉजिटिव पैराडाइम शिफ्ट मानते हैं जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं। तो ये प्रोपलीन का जो प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग, अपकमिंग, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी अंडर पाइपलाइन में भी हैं, लेकिन कैसे इस संयंत्र से आने वाले सालों में हम असम का एक नया ही रूप सामने देखेंगे। तो दूसरी पीढ़ी का बायो इथेनॉल संयंत्र जहां 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है, उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया, दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र 50,000 टन एथेनॉल का उत्पादन करेगा और इसके लिए 5 लाख टन बांस की ज़रूरत होगी, जिसका जिक्र अभी मैंने आपसे किया था, और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अब सबसे अहम बात क्या है कि 25 मेगावाट जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, यानी हरित बिजली का उत्पादन होगा। बिजली के उत्पादन के लिए अगर इस तरह के वैकल्पिक स्रोत या रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, यानी कि आपके घर बिजली भी पहुंचेगी। देखिए रॉ बैम्बू का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और इस रॉ बैम्बू से इस पूरी आप डायग्राम को अगर देख पा रहे हैं, इस पूरे डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस रॉ बैम्बू को फर्मेंट करके, प्रोसेस करके एथेनॉल बनाया जाएगा और उस एथेनॉल से बहुत से काम लिए जाएंगे जिसमें हरित बिजली के उत्पादन की क्षमता भी मौजूद है। यानी आप माँ प्रकृति को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आप एक पंथ दो काज, आप हरित बिजली का एक नया रिसोर्स भी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। 5,000 से अधिक नौकरियों का भी इसमें इंतजाम है और करीबन सीधे परोक्ष रूप से 50,000 से अधिक परिवारों को भी इसमें लाभ होगा। और ये जो टेक्निक है जिसमें भारत की जो पॉलीप्रोपिलीन आयात निर्भरता है उसमें 20% की कमी आएगी, और इससे आप देखिए जो पूरा आयात पर होने वाला खर्च है उसमें भी कटौती होगी। स्वच्छ विनिर्माण के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसकी मजबूती को ये संयंत्र दर्शाता है, दिखाता है। तो सालाना 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत, और प्रति वर्ष अगर देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, और 1 मिलियन टन कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन की में कमी आने का भी अनुमान इसमें जताया गया है। कहीं ना कहीं ये तमाम परियोजनाएं भारत के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को दिखाती है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स के साथ साथ ग्रामीण समृद्धि के केंद्र के रूप में हम पूर्वोत्तर के विकास की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पहल है ये असम के विकास को एक नई दशा और दिशा देते हुए नजर आएगी। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में संयंत्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साइंटिफिक तरीके को भी समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी इस पूरी रिफाइनरी में। स्वच्छ और हरित ऊर्जा के पथ पर दौड़ता भारत, जहां पर हम पेट्रोकेमिकल्स की अगर बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में ये एक युगांतकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं जो एक ट्रिकल डाउन रिपलिंग पॉजिटिव इफेक्ट है
उसके अलाइड सेक्टर्स पर, ऑयल एंड गैस, उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी बात पेट्रोकेमिकल सेक्टर की, लेकिन इस फैसले से आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ यहाँ नजर आएगा। तो 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत के साथ साथ हमने देखा कि कैसे कार्बन उत्सर्जन में भी इस संयंत्र की वजह से कमी आएगी। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को लेकर आशान्वित दिखे वहाँ से जुड़े अधिकारी, और इस परियोजना से माँ प्रकृति को तो फायदा है ही, वहीं बांस बायोमास से एथेनॉल का उत्पादन करने वाला ये भारत का पहला संयंत्र है। और इसे द्वितीय पीढ़ी इसलिए कहा गया क्योंकि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के जरिए कि कैसे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें कार्बन उत्सर्जन मिशन के तौर पर इस संयंत्र का योगदान बेहद अहम रहेगा, क्योंकि हरित ईंधन को बढ़ावा देने में ये पहल मददगार साबित हुई है। संयंत्र जब अभी चालू हुआ है और इसके स्थिर होने के साथ साथ संयंत्र की क्षमता को भी साल दर साल बढ़ाया जाएगा। तो नुमालीगढ़ में देश की पहली बांस आधारित जो रिफाइनरी है, संयंत्र से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। और तकनीक के लिहाज से पेट्रोकेमिकल्स लगातार जो पूरा सेक्टर है ये युगांतकारी बदलावों का परिचायक बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से लोगों को रोजगार के साथ साथ एक असम को भी एक नए रूप में हम यहाँ देख पाएंगे। तो असम के लिए आज बड़ा दिन, पूर्वोत्तर दौरे का प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है। यहाँ पर कई ऐसी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, शिलान्यास किया गया जो चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी। और गोलाघाट में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम बायोएथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में संयंत्र का उद्घाटन किया गया जो सेकेंड जनरेशन बायोएथनॉल संयंत्र है। कार्बन उत्सर्जन की कमी के साथ साथ कैसे बैम्बू से एथेनॉल बनाया जाएगा, इस संयंत्र की अगर बात की जाए तो ये उसमें आने वाले समय में कारगर साबित होगा। और कैसे ऊर्जा सुरक्षा के मार्ग को संरक्षित करेगा ये पूरा संयंत्र आने वाले सालों में, ये देखना होगा। क्योंकि विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में भारत को तेल आयात कम करने के लिए इस तरह के संयंत्रों की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण आय में भी इजाफा करेगा। यानी कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, इसमें भी इस तरह के जो संयंत्र है उनका योगदान रहेगा। तो तकनीकी नवाचार, औद्योगिक विकास, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन तमाम सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है ये, क्योंकि तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास के लिए इस तरह के जो संयंत्र है वो ज़रूरी है। और ये तो अपने आप में पहला संयंत्र तो प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान नुमालीगढ़ में असम बायोएथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। और वहाँ
प्रधानमंत्री जो इस संयंत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बात करते हुए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में संयंत्र का जो उद्घाटन किया, वहाँ इस संयंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे उनके विचार और अनुभव सुनते हुए प्रधानमंत्री कि किस तरह से ये संयंत्र काम करेगा। विश्व का पहला बायोएथेनॉल संयंत्र है। उससे जुड़े हुए लोगों से प्रधानमंत्री बात करते हुए, समझते हुए प्रक्रिया को, उनके अनुभवों को सुनते हुए, आप उन्हें देख सकते हैं यहाँ। स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा के लिए आज बड़ा दिन, और यहाँ उनके अनुभवों को समझते हुए कि किस तरह से आखिरकार ये जो संयंत्र है जहाँ बांस के उपयोग से एथेनॉल की तैयारी की जाएगी, संयंत्र से जो जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम होगी। यहाँ पर इस संयंत्र से जुड़े लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके अनुभवों को सुन रहे हैं कि आखिरकार जब इस संयंत्र को लगाने की बात की और तमाम जो चुनौतियाँ आई होंगी या किस तरह से चरणबद्ध तरीके से इस रिफाइनरी का काम शुरू किया गया होगा, ये सब सुनते हुए प्रधानमंत्री समझते हुए और उनके साथ उनके अनुभवों को बांटते हुए। और मैंने देखा कि जब भी कुछ अनोखा जो कि पर्यावरण से अनुकूल होता है, उनके पीछे जो हाथ होते हैं इस बड़ी मंशा को सिद्ध करने में, इस उद्देश्य को परिलक्षित करने में, प्रधानमंत्री हमेशा उनसे उनके अनुभवों को सुनते हैं, समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से क्या चुनौतियाँ आई होंगी और समझते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दिखाती हुई ये तमाम परियोजनाएं, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के साथ साथ ग्रामीण समृद्धि के केंद्र के रूप में भी हम पूर्वोत्तर के विकास की प्रतिबद्धता को लगातार देख रहे हैं, और कैसे ये संयंत्र पूर्वोत्तर के विकास में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। वो नया अध्याय जिसमें युवा भी हैं, उनके लिए नौकरियों का सृजन भी है, सीधे परिवारों को लाभ भी है, और असम की आर्थिक जीवंतता का साक्षात उदाहरण भी है। और इस रिफाइनरी लिमिटेड से आप देखिए कितने से सारे युवा हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके अनुभवों को सुनते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। और आयात पर निर्भरता कम करने के लिहाज से आज का दिन असम के लिए बहुत अहम, और पूर्वोत्तर में विकास की एक नई परिभाषा परिलक्षित होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें साइंटिफिक प्रक्रिया मौजूद है। इस संयंत्र के लिहाज से टेक्नोलॉजी की उत्तमता है, और क्योंकि ये विश्व में अपने आप में पहला ऐसा है संयंत्र, तो आप देखिए कि कई और अलग अलग राज्यों के लिए उदाहरण के तौर पर भी होगा। अगर आपने एक मॉडल स्थापित किया खास तौर पर और उससे फ़ायदा मिलता हुआ यकीनन नज़र आएगा इस राज्य को, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की सदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की है, और नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से तकनीक को हाथों हाथ लिया, और इस तकनीक से माँ प्रकृति का भी भला, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका भी भला, और साथ ही साथ पर्यावरण को हम बहुत कुछ दे रहे हैं। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का उद्घाटन स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ असम की प्रगति का सूचक बनेगा ये संयंत्र। ऐसी प्रगति जिसमें वहाँ के लोगों का योगदान है, एक ऐसी प्रगति जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत कुछ गर्व के साथ छोड़कर जा रहे हैं। और आप ये मुस्कुराहट देख सकते हैं, प्रधानमंत्री उनसे उनके अनुभवों को सुनने के बाद अब अपना ऊर्जा मंत्र देते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की ये ऊर्जा, उनका ये ऑरा, प्रधानमंत्री अपने ऊर्जा मंत्र के साथ वहाँ पर बैठे इन लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए। और ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है कि प्रधानमंत्री जब इस तरह का कुछ भी कोई संयंत्र लगाया जाता है, कोई मॉडल होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसके पीछे
जो कहानियाँ होती हैं, जो अनुभव रहे होते हैं, बहुत भाव होते हैं लोगों के, उन भावों को बहुत कुशलतापूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, आत्मसात करते हैं और उसके बाद फिर अपने ऊर्जावान मंत्र के साथ, अपने ऊर्जावान वाणी से उनके भावों को समझते हुए जवाब देते हैं। और ये पूर्वोत्तर के दौरे का दूसरा दिन है, असम के लिए बहुत अहम, जहां आपसे कुछ देर पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कई ऐसी विकास से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात असम को दी दरांग में, और अब नुमालीगढ़ की इस रिफाइनरी को जब राष्ट्र को समर्पित किया गया है तो यहाँ पर उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और बैम्बू के लिए जाना जाता है असम, और देखिए कैसे उस बैम्बू से एथेनॉल बनाने की तैयारी है, यानी कि आपका एक लोकल जो उत्पाद था उस लोकल उत्पाद से आप वोकल हुए और कैसे वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को अंकित करने में आप सफलता हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो इस हॉल में ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर भी बहुत कुछ बैम्बू से बना हुआ है। तो बांस के उपयोग से विश्व का पहला जो ये 2G या फिर कहें हम सेकेंड जनरेशन बायोएथेनॉल प्लांट है, इसका लोकार्पण हुआ है। और इसके लोकार्पण के साथ आप जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरों पर मुस्कान देख सकते हैं, क्योंकि महीनों और सालों की मेहनत रही होगी उनकी, और कैसे इस मेहनत का फल आज मिलते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए इसके छोटे से एक मॉडल को भी प्रधानमंत्री देख रहे थे। ये प्रक्रिया उस पूरी संयंत्र में कैसे निभाई जाएगी उसको भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर देखा। और देखिए, जब आपकी निर्भरता किसी चीज़ पर कम होती है तो आपके आयात के बिल में कटौती होगी, तो उसी पैसे का इस्तेमाल लोकहित राष्ट्रहित से जुड़ी अन्य योजनाओं में किया जा सकता है। और यही एक देश की आर्थिक प्रगति का बहुत बड़ा सूचक है कि कैसे आयात यानी इंपोर्ट के बिल को कम किया जाए और अपने ही घरेलू प्रोडक्शन को, यानी घरेलू फ्रंट पर, घरेलू मैदान पर हम उन तमाम तकनीक और साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट, नवोन्मेष और नवाचार के साथ आगे बढ़े। और इस तरह से जब नवाचार अलग अलग सेक्टर्स में होता है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स की बात हम अभी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि देश आर्थिक प्रगति के पथ पर सरपट दौड़ता है। यही आत्मनिर्भरता का जो संकल्प से सिद्धि का एक उद्देश्य परिलक्षित कर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जिसमें 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ की उम्मीद हमेशा वो करते आए हैं। उस लिहाज से आज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में संयंत्र का ये उद्घाटन अपने आप में बेहद अहम। स्वच्छ ऊर्जा हर एक देश का सपना, और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर बोल चुके हैं कि जब भी हम तकनीक के लिहाज से कुछ अपनाएं, माँ प्रकृति को हम क्या दे सकते हैं उसकी तैयारी और इस लक्ष्य को दिमाग में ज़रूर रखा जाए। इसीलिए भारत को पर्यावरण में सकारात्मकता के साथ आगे जाते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्वर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर देखा जाता है। यानी कि आज जब पूरा विश्व कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन के इस दंश को झेल रहा है, और इस दंश को झेलने की वजह से पूरा जो एक इकोसिस्टम है प्रकृति का, वो डिसबैलेंस है, बिगड़ा हुआ है, तो कैसे तमाम देश इस तरह के सॉल्यूशंस को अपना सकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री लगातार इस तरह के सॉल्यूशंस पर हमेशा बात करते हैं। तो आज एक यही इस संयंत्र की अगर बात की जाए तो इसका भी योगदान यही रहेगा, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यानी कि एक संयंत्र कितना बड़ा लेवल ऑफ चेंज ला सकता है जब हम इकोसिस्टम को ठीक करने की बात